Hello students, today we will do next topic of NMR spectroscopy, that is factors affecting chemical shift। तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं बेटा? सबसे पहले एक है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड वन इज एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, थर्ड इज वैन डर वाल्स डीशील्डिंग एंड द फोर्थ वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बेटा आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो दो तरह का होता है, एक तो प्लस आई इफेक्ट और दूसरा माइनस आई इफेक्ट। इस एक को हम बोलते हैं, देखो जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो किसके साथ रिलेटेड होती है? माइनस आई इफेक्ट के साथ, मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। कौन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी? जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास कौन कौन से एटम होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? ONF, मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। इस फैमिली के जो भी एटम्स होंगे वो क्या हैं हमारे पास? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है। तो हमारे पास जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ज़्यादा होगी, इसका मतलब उतनी ज़्यादा डीशील्डिंग होगी। तो डीशील्डिंग मतलब डाउन फील्ड, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि डेल्टा की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीशील्डिंग और डीशील्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो विदड्रॉइंग ग्रुप है या माइनस आई इफेक्ट है वो क्या करेगा? डीशील्ड। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे वो क्या शो करेंगे? शील्डिंग, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा है एग्जाम्पल में? देखो कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है? CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3। इसमें क्या शो किया हुआ है बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का नंबर क्या है? इंक्रीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होता क्या है? डीशील्डिंग। तो इसका मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे पास होंगे उतनी क्या होगी? डीशील्डिंग। इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू उतनी ही क्या होगी? हाई। सो CHCl3 में 7.27 है हमारे पास डेल्टा की वैल्यू एज कम्पेयर टू CH2Cl2 एंड एज कम्पेयर टू CH3Cl। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो उसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास? नंबर भी सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, मतलब ब्रोमीन ही है, और लेकिन उसमें क्या है कि पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। देखो आपने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा होगा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो विद डिस्टेंस उसका इफेक्ट है जो वो डिक्रीज हो जाता है और अप टू फोर्थ कार्बन एटम तक ही वो इफेक्ट रहता है, ठीक है। आफ्टर फोर्थ कार्बन वो इफेक्ट क्या हो जाता है? निग्लिजिबल। तो यहाँ पर क्या है? जिस कार्बन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगी उसकी डीशील्डिंग ज़्यादा होगी, उसकी डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? हाई एज कम्पेयर टू अदर। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? CH3Br। तो इसमें कार्बन के साथ डायरेक्टली Br अटैच्ड है, लेकिन सेकेंड टाइम जो CH3CH2Br है इथाइल ब्रोमाइड में, तो सेकेंड कार्बन का इफेक्ट, सेकेंड को हाईलाइट किया है ना उसने, तो सेकेंड कार्बन को देख रहा है कि सेकेंड वाले जो प्रोटॉन्स हैं उनमें जो डीशील्डिंग है वो क्या होगी? थोड़ी सी कम, ठीक है। सो सिमिलरली थर्ड में भी ऐसे ही है, ओके। तो अब देखो इस जो डाटा में क्या शो हो रहा है हमें कि CH3F, CH3OH डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लिए हुए हैं। जितनी किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इसका मतलब उसमें उतनी डीशील्डिंग ज़्यादा होगी और उसकी डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? हाई। सेकेंड इफेक्ट है हमारे पास एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर अलग से शॉर्ट नोट भी आ जाता है। तो इसको हम और क्या बोलते हैं? स्पेस इफेक्ट, ठीक है। इसके लिए ना बेटा जो मैंने आपको शील्डिंग और डीशील्डिंग वाला टॉपिक करवाया था ना वो सारा कुछ इसमें आप लिख सकते हो, वो ही सेम कर लो कि शील्डिंग और डीशील्डिंग का हमने क्या किया था कॉन्सेप्ट में कि अगर इंड्यूस्ड फील्ड अपोज करेगी अप्लाइड फील्ड को तो इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो उसको हम शील्डिंग बोलेंगे। और अगर इंड्यूस्ड फील्ड जो होगी वो रीइंफोर्स करेगी अप्लाइड फील्ड को तो इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज, तो उसको हम बोलेंगे डीशील्डिंग। ये सारा कुछ स्पेस इफेक्ट में आता है और हम कह सकते हैं एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा था ना बेंजीन की जो होती है डीशील्डिंग, तो जो एसिटिलीन के प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या कॉज करते हैं? शील्डिंग। वो सारा कुछ इसके बीच में आएगा, ठीक है। तो वो सारी एग्जाम्पल्स और वो जो भी हमने किया था वो थ्योरी पार्ट वो सारा इसमें आप लिख सकते हो, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो थर्ड हमारे पास आता है वंडर वॉल्स डी शील्डिंग, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो वंडर वॉल्स डी शील्डिंग में क्या होता है हमारे पास कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बल्कियर ग्रुप के होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग के प्रोटॉन्स को, ठीक है। तो मतलब जो बल्की ग्रुप के प्रोटॉन्स होंगे, जो बल्की ग्रुप के इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे वो रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ सराउंडिंग प्रोटॉन्स। तो उससे क्या होगा बेटा, डी शील्डिंग। तो डी शील्डिंग की वजह से क्या होता है, डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाती है, हाई, ठीक है। सो फोर्थ इफेक्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब सबसे पहले इसमें आता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो उसके पास हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रही है, तो इसका मतलब उससे क्या होगा, डी शील्डिंग। क्योंकि बेटा आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी वजह से होती है, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगी, है ना, कि ONF एटम्स ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो इसका मतलब वो सेम कॉन्सेप्ट हो गया ना, -I इफेक्ट वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या शो करेंगे, डी शील्डिंग, और हमारे पास कौन सी एब्जॉर्प्शन होगी, डाउनफील्ड, और डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, हाई, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा बेटा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो आपको पता है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो इंटरमोलिकुलर होती है, या हम कह सकते हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, डी शील्डिंग इंक्रीज, तो उससे क्या होगा, डाउन फील्ड इंक्रीज, और वी कैन से द वैल्यू ऑफ डेल्टा विल इंक्रीज। इसमें एक चीज़ और आती है कि अगर हमारे पास कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि हमने किसी में वाटर डाल दिया, या हम कह सकते हैं कि डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूशन इंक्रीज करने से क्या होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। तो उससे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी, तो उससे डाउन फील्ड कम हो गई और वी कैन से अप फील्ड ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो वो ऑपोजिट इफेक्ट आएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इस वीडियो को अच्छे से देखो। ओके, थैंक यू सो मच।